वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो कल ही हमने देखा था अबाउट टेक्सटाइल इंडस्ट्री और अब हम आ रहे हैं जूट टेक्सटाइल में। तो जूट टेक्सटाइल में क्या है कि आप जूट से क्या बना सकते हो, बैग्स बना सकते हो, रोब्स बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताते हैं दैट India is the largest producer of raw jute and jute goods and stands at second place as an exporter after Bangladesh. इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? रॉ जूट का। ठीक है, और जूट से बनने वाली गुड्स का भी। और ये सेकंड नंबर पे आता है आफ्टर बांग्लादेश एज एन एक्सपोर्टर। दैट मीन्स फर्स्ट एक्सपोर्टर कौन है? फर्स्ट या बिगेस्ट एक्सपोर्टर? बिगेस्ट एक्सपोर्टर है बांग्लादेश, और बांग्लादेश के बाद जो सेकंड बिगेस्ट एक्सपोर्टर है वो है इंडिया। ओके, वो है इंडिया। तो ये आप अपने दिमाग में रख लो दैट इंडिया इज द सेकंड बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ जूट इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो most of the mills are located in West Bengal, mainly along the banks of the Hooghly River in a narrow belt। यहाँ पे क्या बोलते हैं आपको कि जूट इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पर सिचुएटेड है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा जूट मिल्स हैं? तो वेस्ट बंगाल में। रीज़न बिहाइंड इसका क्लाइमेटिक कंडीशन। ठीक है, तो जो जूट है जो सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहा है वो वेस्ट बंगाल में कर रहा है। और चूँकि यहाँ पे रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है, तो जो जूट इंडस्ट्रीज सेटअप होती है, जो भी इंडस्ट्रीज़ लगती हैं जिनको जूट का काम करना है, वो इस इलाके में ही लगती है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रखी है कि जो वेस्ट बंगाल में भी सबसे ज़्यादा जो जूट ग्रोइंग रीजन है दैट इज़ द रीजन विच इज़ नियर द हुगली रिवर। ओके, एंड दैट इज़ अ नैरो बेल्ट रीजन। एक नैरो सी बेल्ट जाती है, पतली सी बेल्ट जाती है, तो उसके पास में ही क्या है, आपके जूट इंडस्ट्रीज़ लोकेटेड है। क्योंकि वहाँ पे क्या है, हुगली रिवर है, और हुगली रिवर के पास क्या होता है, वाटर अवेलेबिलिटी हो गया। वाटर अवेलेबिलिटी के साथ साथ क्या हो गया कि यहाँ पे जूट जो है वो भी अवेलेबल हो गया। सो दिस हाउ दे गेट वाटर एंड द रॉ मटेरियल फ्रॉम वेस्ट बंगाल। ठीक है, नाउ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर लोकेशन इन हुगली बेसिन आर। क्यों ऐसा है कि हुगली बेसिन के पास आपको जूट इंडस्ट्रीज दिखेंगी? प्रॉक्सिमिटी ऑफ जूट प्रोड्यूसिंग एरिया। इस हुगली बेसिन के पास बहुत ज़्यादा जूट प्रोड्यूस हो रहा है, तो इस तरह से रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी हुगली बेसिन के पास बहुत ज़्यादा है। इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट, वाटर भी चाहिए होता है मशीन्स को रन करने के लिए, बहुत सारे अदर यूजेस के लिए, तो वाटर भी मिल जाएगा इंडस्ट्री को। सपोर्ट बाय अ गुड नेटवर्क ऑफ रेलवे। अब यहाँ पे क्या है, हुगली रिवर से आपने पढ़ा भी है अभी लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, आप पढ़ोगे कि उसमें जो, ठीक है, तो गुड नेटवर्क ऑफ रेलवे। एक तो यहाँ पे रेलवेज अच्छे हैं। ठीक है, यहाँ पे रेलवे अच्छा है, यहाँ पे रेलवे अच्छा है, हुगली रिवर के पास में रेलवे अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, गुड नेटवर्क ऑफ रेलवे है।
गुड नेटवर्क ऑफ रेलवे यानी कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो जाता है, ट्रेड करने के लिए जो अच्छा ट्रांसपोर्टेशन चाहिए तो वो यहाँ मिल जाता है। उसके अलावा रोडवे भी अच्छा है यहाँ का, और वाटरवे भी। हमने देखा था जहाँ पे अच्छा ट्रांसपोर्टेशन होता है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है, वहाँ पे अच्छा ट्रेड हो पाता है। तो यहाँ पे रेलवे भी है, यहाँ पे रोडवे भी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे वाटरवे बहुत अच्छा है, हुगली रिवर से ट्रेड किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे वाटरवे भी अच्छा है। सो दिस फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टू द मिल्स। अब क्या होता है, मान लो कि यहाँ पर ये मेरी इंडस्ट्री, ये मान लो वो रीजन है, मतलब मान लो ये वेस्ट बंगाल में मैंने अपनी इंडस्ट्री यहाँ पे सेटअप कर लिया है, ठीक है। अब मुझे सामान को यहाँ से लाना है यहाँ पर, तो कैसे ला सकते हैं हम? हमें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट चाहिए होगा, या तो रेलवे से, या फिर रोडवे से, या वाटरवे से। तीनों ही यहाँ पे इतने अच्छे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फैसिलिटेट हो पा रहा है मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टू द मिल्स। एबेंडेंट वाटरवे, एबेंडेंट वाटर, बहुत ज़्यादा पानी है फॉर प्रोसेसिंग द रॉ जूट, जूट को प्रोसेस करने के लिए जो प्रोसेसिंग यानी मैन्युफैक्चरिंग चलती है रॉ जूट से, जूट के गुड्स बनने की, तो उसमें हमें रॉ जूट को प्रोसेस करना होता है विद वाटर, तो वहाँ पे आराम से किया जा सकता है। यहाँ पे चीप लेबर है, ठीक है, लेबर यहाँ पे बहुत है फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड एडजॉइनिंग स्टेट्स ऑफ बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ के आसपास के इलाके जहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो रखा, तो यहाँ पे अनस्किल्ड लेबर बहुत सारी है, तो वेस्ट बंगाल से भी मिल जाती है। एडजॉइनिंग स्टेट्स, जैसे अगर आपका यहाँ पे वेस्ट बंगाल है तो बिहार से आपको मिल जाएगी, उड़ीसा से मिल जाएगी, उत्तर प्रदेश से मिल जाएगी, कोलकाता से मिल जाएगी। तो ये सब वो रीजन्स हैं जहाँ से जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको लेबर मिल जाती है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये लेबर अनस्किल्ड लेबर होती है, क्योंकि इन एरियाज़ में ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो रखा, इसलिए यहाँ के लोग एंगेज हो जाते हैं इन इंडस्ट्रियल वर्क्स, ठीक है। और यहाँ पे कोलकाता जो है, जो कि क्या है, वेस्ट बंगाल की कैपिटल है, तो यस यहाँ पे अगर ये वेस्ट बंगाल की कैपिटल है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये डेवलप्ड होगी। दैट मीन्स यहाँ पे ये क्या है, एक लार्ज अर्बन सेंटर है। वेस्ट बंगाल में जो जूट इंडस्ट्रीज़ हैं उनको जो इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड अदर स्किल लेबर जो चाहिए होती है वो कोलकाता से मिल जाती है, क्योंकि कोलकाता में क्या है, कोलकाता में हो गया है डेवलपमेंट, क्योंकि वो कैपिटल है वेस्ट बंगाल की। तो ये एक अर्बन सेंटर बन चुका है जो कि आपको बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, इंश्योरेंस फैसिलिटी, पोर्ट फैसिलिटीज़ फॉर एक्सपोर्ट ऑफ जूट गुड। और कोलकाता से क्या हो पा रहा है, पोर्ट फैसिलिटी भी मिल पा रही है फॉर एक्सपोर्टिंग द जूट गुड्स। Challenges faced by the industry include stiff competition in international market from synthetic substitutes and from other competitors like Bangladesh, Brazil, Philippines, then Egypt, Thailand। हमें इसमें से बांग्लादेश का नाम याद रखना है, ब्राज़ील का नाम याद रखना है, फिलीपींस, इजिप्ट और थाईलैंड अगर याद रहते हैं इट्स गुड। तो यहाँ पे हमको क्या बताया गया है कि जो इंडिया की जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इसको बहुत कॉम्पीट करना पड़ रहा है इंटरनेशनल मार्केट से। तो बहुत स्टिफ कंपटीशन है इंटरनेशनल मार्केट में जूट को जो फेस करना पड़ रहा है। इसके रीज़न्स बहुत सारे हैं। एक तो रीज़न क्या है कि हमारे इंडिया में या कहीं पे भी जो जूट बनता है ना, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। इस वजह से अब सिंथेटिक सब्सटीट्यूट्स आ गए हैं। फॉर एग्जांपल पहले जो रोप्स बनाई जाती थी वो केवल और केवल नायलॉन की जूट की बनाई जाती थी, लेकिन नायलॉन जो कि एक सिंथेटिक फाइबर है, तो इससे क्या किया जा रहा है नायलॉन से कि जूट की जगह इसने ले ली है। अब जो पहले रोप्स केवल और केवल जूट की बनती थी वो नायलॉन की बनने लग गई। जो सैक्स बनते थे जूट के अब वो किसके बनने लग गए हैं, नायलॉन के बनने लग गए हैं। तो सिंथेटिक सब्सटीट्यूट आ गया है। सिंथेटिक सब्सटीट्यूट का मतलब है कि अब जो ओरिजिनल जूट है उसकी जगह किसने ले ली है, उसकी सिंथेटिक सब्सटीट्यूट ने, लाइक नायलॉन ने ले लिया है।
और वर्ल्ड में और कई ऐसे देश हैं जो कि बहुत अच्छा जूट प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमने देखा था कि बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा जूट एक्सपोर्ट हो रहा है, तो इस तरह से बांग्लादेश में ऑब्वियसली अगर जूट इतना एक्सपोर्ट हो रहा है दैट मीन्स यहाँ पे जूट बहुत बनता होगा। तो यहाँ पे बांग्लादेश में क्या है, बहुत जूट है, जूट बहुत बन रहा है, तो जूट का एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा है बांग्लादेश में। ब्राज़ील, फिलीपींस, इजिप्ट, थाईलैंड, ये वो देश है जो जूट का कारोबार कर रहे हैं बहुत बड़ा लेवल पे। However, the internal demand has been on increase due to the government policy. अब क्या हो रहा है, बहुत टाइम से गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज आ रही है कि जो सिंथेटिक चीज़ें उनको यूज़ ना किया जाए, जैसे सिंथेटिक क्लोथ्स यूज़ ना किए जाए, प्लास्टिक बंद किया जाए। तो ऐसे में क्या है, अब तो जो जूट है ना ये बहुत ग्रो कर रहा है। देखो नायलॉन, ये सब जो सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट्स हैं, ओके दे आर चीप बट दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। वेराज अगर आप कॉटन की बात करो, आप जूट की बात करो, जो कि नेचुरल क्लोथ्स या नेचुरल फाइबर्स हैं, ये बायोडिग्रेडेबल हैं। तो बायोडिग्रेडेबल होने की वजह से गवर्नमेंट की कई पॉलिसीज़ आई हैं जो कि सपोर्ट कर रही हैं कि जूट का यूज़ किया जाए। तो इंडिया में, विद इन इंडिया अगर हम बात करें तो जूट की जो ग्रोथ हो रही है दैट मीन्स जो जूट का कंजम्पशन लेवल है इट्स गुड, यानी कि जूट जो है इंडिया में अच्छे से यूज़ किया जा रहा है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की वजह से जो डिमांड है जूट की इन इंडिया बढ़ रही है। ठीक है, to stimulate demand, the production need to be diversified. The main market are USA, Canada, Ghana, Saudi Arabia, UK and Australia. अब इतनी लोगों की डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं जूट के कंजम्पशन की ना हो, अब जूट जो है उसके जो प्रोडक्ट्स हैं दे आर वेरी डाइवर्सिफाइड। आपको जूट के अलग अलग प्रोडक्ट्स दिखेंगे। पहले जूट के केवल रोब्स दिखती थी और कंटेनर्स दिखते, मतलब वो सैक दिखते थे। अब जूट बैग्स दिखने लग गए हैं, है ना। जूट के जो टिफ़िन बॉक्स है, वो जो है ना टिफ़िन बॉक्स को कैरी करने के लिए जो बैग चाहिए होता है वो, है ना, बॉटल्स को रखने के लिए जो है वो जूट के अलग अलग तरह के बन गए हैं, है ना। इवन फ्रिज में जो फ्रिज होता है अपना, रेफ्रिजरेटर होता है, उसके कवर्स जूट के आने लग गए हैं। बहुत डेकोरेटिव्स हैं जो जूट के आने लग गए हैं। तो जो जूट है ना उसका जो प्रोडक्ट है वो डाइवर्सिफाई हुआ है, यानी जूट अलग अलग रूप में आपको दिखता है अब, है ना। जो मेन मार्केट है यानी जहाँ पे बहुत डिमांड है जूट की वो है यूएसए, कनाडा, घाना, सऊदी अरेबिया, यूके, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, देखो यूएसए और यूके आपको याद रहेगा क्योंकि कॉटन जो है उसका भी जो एक्सपोर्ट हम इंडिया से जा रहा है ना वो यूके यूएसए में जा रहा है। जूट का भी जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो यूके यूएसए इन देशों में हो रहा है। ठीक है, द ग्रोइंग ग्लोबल कंसर्न फॉर एनवायरमेंटल फ्रेंडली बायोडिग्रेडेबल मटीरियल हैज़ वंस अगेन ओपन द अपॉर्चुनिटी फॉर जूट प्रोडक्ट। अब जो हम कह रहे हैं ना एनवायरमेंटल फ्रेंडली चीज़ों को यूज़ किया जाए, एनवायरमेंटल फ्रेंडली बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स को यूज़ किया जाए, तो इस वजह से अब जो जूट के प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा लोग ख़रीद रहे हैं। ज़्यादा अब जूट की जो इंडस्ट्रीज़ हैं इवन वो भी सेटअप हो रही है, क्योंकि बीच में ऐसे टाइम आया था कि जब जो नेचुरल जूट है उसका कंजम्पशन लेवल बहुत कम हो गया था। अब जूट का कंजम्पशन लेवल बढ़ गया है, तो दिस हैज़ ओपनड द अपॉर्चुनिटी फॉर जूट प्रोडक्ट्स। शुगर इंडस्ट्री, इंडिया स्टैंड सेकेंड। अब यहाँ पे हम एडिबल्स देख रहे हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में मैंने आपको बताया था कि या तो वो टेक्सटाइल बनाएंगी या फिर वो एडिबल्स बनाएंगी। नाउ वी आर लुकिंग फॉर द एडिबल्स। तो इंडिया स्टैंड सेकेंड एज a world producer of sugar but occupies the first place in the production of गुड़ एंड खांडसार। वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो इंडिया जो है वो सेकंड पोजीशन पे आता है इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर। सो इज अ सेकंड, तो स्टैंड सेकंड एज वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे इंडिया आता है इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर, लेकिन फर्स्ट प्लेस ये ऑक्यूपाई करता है इन प्रोडक्शन ऑफ गुड़।
एंड खंडसारी। यस ओके। तो अब यहाँ पे ना मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, एक बार आप इन्हें रीड कर लीजिए, फिर आपका ये पार्ट क्लियर हो जाएगा। आई होप आपने रीड कर लिया हो इन पॉइंट्स को। ठीक है, अब हम इसे समझते हैं इन पॉइंट्स को। देखो, फर्स्ट प्लेस इन प्रोडक्शन ऑफ गुड़ एंड खंडसारी आई ऑलरेडी टोल्ड यू। ठीक है, सेकंड प्लेस इन प्रोडक्शन ऑफ शुगर, वर्ल्ड में ये सेकंड पोजीशन पे आता है शुगर प्रोडक्शन में। इसका रॉ मटेरियल क्या है, कहाँ से आपको शुगर गुड़ खंडसारी मिलता है? शुगर केन से। अब ये शुगर केन क्या हल्की फुल्की चीज़ है? इट्स बल्कि, भारी है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सरकोस होता है। अब आप में से बहुत से लोग सरकोस ही जानते हैं, दैट मीन्स मैं बता देती हूँ क्या होता है। ये इज द शुगर कंटेंट। शुगर कंटेंट, ठीक है, कंटेन लॉट्स ऑफ सरकोस, दैट इज योर शुगर कंटेंट। हॉलेज का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन। तो आपको इसे यहाँ से यहाँ लेके जाना है, तो ये आपका हॉलेज हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हुआ। तो अब क्या होता है, जब आप मान लो ये ट्रक से लेकर के जा रहे हो, ये आपका ट्रक है, ये आपका ट्रक है। ठीक है, आप ट्रक से किसे लेके जा रहे हो? शुगर केन को। शुगर केन को तो होगा क्या कि इसमें एक इशू क्या रहता है कि जो उसका शुगर कंटेंट है, सरकोस है, सुक्रोस है, सरकोस था, सुक्रोस है, सरक्रोस नहीं है, सुक्रोस है। इसका जो सुक्रोस है वो कम होता जाएगा, इसका जो जूस है, इसका जो मिठास है वो कम होती जाएगी, ये इशू है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है कि सुक्रोज कंटेंट रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, सुक्रोज कंटेंट रिड्यूसेस। ठीक है, अब ये जो मिल्स हैं कहाँ कहाँ लोकेटेड है, यानी कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी आइडियल सिचुएशंस हैं जहाँ पे ये मिल्स लोकेटेड है। तो जहाँ पे शुगर केन उगता है वहीं पर ये शुगर मिल्स एंड खंडसारी बनाने की और गुड़ बनाने की इंडस्ट्रीज़ लोकेटेड होंगी। तो वो जगह है यूपी, हरियाणा, बिहार और महाराष्ट्र। एंड सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि जो 60% मिल्स है दे आर लोकेटेड इन यूपी एंड बिहार। कहाँ लोकेटेड है? यूपी में और बिहार में। यूपी में और बिहार में 60%। क्लियर हो गया? अब ये जो मिल्स है ये सीजनल है नेचर में, दैट मीन्स अभी शुगर केन उगा तो काम आ गया, यानी आप शुगर केन उगा है तो शुगर से आपने शुगर केन से आपने शुगर बना ली, गुड़ खंडसारी बना लिया। ये आपका टाइम होता है जब शुगर केन हार्वेस्ट हुआ हो। जब शुगर केन हार्वेस्ट हुआ हो, जब शुगर केन हार्वेस्ट नहीं होता या जब शुगर केन की प्रोडक्शन नहीं होती है, की प्रोडक्शन नहीं होती है, तो उस समय पर जो फैक्ट्रीज़ हैं उनके पास काम नहीं रहता, वो शुगर केन से शुगर खंडसारी ये सब नहीं बना सकते। वन मोर थिंग, शुगर केन कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग। जितना आप इसे स्टोर करोगे ये उसका जो सुक्रोज का कंटेंट है उतना ही कम होता जाता है।
इस वजह से इट्स नॉट गुड टू स्टोर इट एज वेल। ओके, अभी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, ये है कोऑपरेटिव्स का। इसको मैं समझाती हूँ आपको इधर। कोऑपरेटिव्स, कोऑपरेटिव्स, कोऑपरेटिव्स में क्या है कि फार्मर ही क्या होगा, शुगर केन का प्रोडक्शन करेगा, फार्मर ही मिल सेटअप करेगा, मिल ओनर भी वही होगा और मिल वर्कर भी वही होगा। इसे आप बोल दो वन मैन आर्मी होगा। कि फार्मर को ही शुगर केन बनानी है, फार्मर को ही मिल लगानी है, मिल का ओनर भी वही होगा और मिल में वर्कर भी वही होगा। नाउ क्वेश्चन कम्स, व्हाई कोऑपरेटिव्स? शुगर केन की प्रोडक्शन में क्यों चाहिए कोऑपरेटिव्स? देखो, शुगर केन जो शुगर इंडस्ट्रीज होती है या शुगर मिल्स होती है, एज आई टोल्ड यू कि ये सीजनल होती है। ठीक है, ये सीजनल होती है कि अभी काम आएगा और अभी काम नहीं आएगा। जब प्रोडक्शन होगी शुगर केन की तब काम आ जाएगा, जब प्रोडक्शन नहीं हुई होगी यानी जब शुगर नहीं निकली हो, शुगर केन नहीं निकली होगी तब काम नहीं आएगा। तो लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते कि हम शुगर केन की इंडस्ट्रीज़ लगाएं, क्योंकि इसमें क्या है कि फ्यू months working, few months no working। ये मैंने ऐसे लिखा है पॉइंट आपको बस समझाने के लिए ना, एग्जाम में इसको नहीं लिखना वर्किंग नो वर्किंग, है ना। कुछ महीने काम रहता है, कुछ महीने काम नहीं रहता है। तो फार्मर्स क्या करते हैं कि वो अपना, उनको भी प्रॉफिट हुआ फार्मर्स को कि मैं ही इंडस्ट्री लगा लूँगा, मैं ही जो है प्रोडक्शन करूँगा, सब कुछ मैं करूँगा, यानी होल प्रॉफिट किसका हुआ? होल प्रॉफिट किसका हुआ? फार्मर का हुआ। बस ये था, इसको भी लिख लो थोड़ा। दिस इज़ वेरी रैंडम लैंग्वेज बट इम्पॉर्टेंट है ये, वेरी इम्पॉर्टेंट। स्टार मार्क कर लेते हैं ऐसे कि वाई आर दीज शुगर मिल्स आर कोऑपरेटिव, या शुगर इंडस्ट्री कोऑपरेटिव क्यों होती है, तो उसका यही रीज़न है जो आप लिखेंगे। दीज आर द नोट्स। आगे, नाउ in recent years, there is a tendency for the mills to shift and concentrate in the southern and western state। साउथ में और वेस्ट में बड़ी आ रही हैं आपकी मिल्स की, मतलब मिल्स जो है शुगर की, वो जैसे महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा आपको शुगर मिल्स दिख रही है,
ऐसा क्यों है? क्योंकि एक तो यहाँ पे क्या है कि जो शुगर केन प्रोड्यूस हो रही है उस पर हायर सुक्रोज कंटेंट देखा गया है, यानी उनमें बहुत ही अलग मिठास देखी गई है। यहाँ पे जो कूलर क्लाइमेट है उससे क्या होता है कि जो उसका सुक्रोज कंटेंट है वो जल्दी सूख नहीं जाता, यानी कि लंबे समय तक उनको स्टोर किया जा सकता है। एक क्रशिंग सीजन होता है, दैट मीन्स जब जो शुगर केन है उसको क्रश किया जाता है और उससे जूस निकाला जाता है। तो ज़्यादातर जगहों पे क्या होता है कि शुगर केन आया उसको जल्दी से क्रश कर दिया जाता है और उससे निकाल लिया जाता है सारा का सारा जूस। लेकिन इतनी सारी शुगर केन्स होती है कि कुछ का तो जल्दी निकल जाता है मगर कुछ का बहुत टाइम बाद निकलता है। लेकिन बिकॉज ऑफ द हॉट क्लाइमेट उनका जो शुगर कंटेंट है या जो सुक्रोज कंटेंट है, जो जूस है, वो रिड्यूस हो जाता है। इस वजह से वो बहुत ही कम निकल पाता है, सूख जाता है। ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत ज़्यादा सूख जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, महाराष्ट्र साइड में एक तो क्या है, क्रशिंग सीज़न लंबा है, दैट मीन्स बहुत टाइम तक आप स्टोर कर सकते हो शुगर केन को और बहुत टाइम बाद आप उनको क्रश कर सकते हो। रीज़न बिहाइंड इज़ क्योंकि यहाँ का कूलर क्लाइमेट है, इस वजह से क्या है यहाँ पे इतना इवेपोरेशन फास्ट नहीं होता, किसका, शुगर सुक्रोज का। ओके, मोरोवर द कोऑपरेटिव्स आर मोर सक्सेसफुल इन दीज स्टेट्स, और यहाँ पे कोऑपरेटिव ज़्यादा सक्सेसफुल भी रहता है। ठीक है, जो कोऑपरेटिव सेटअप करना है अगर आपको तो यू कैन सेटअप देम हेयर इजीली। ओके, एंड क्यों यहाँ पे कोऑपरेटिव ज़्यादा आराम से सेटअप हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी अच्छी प्रोडक्शन है शुगर केन की, तो फार्मर्स ज़्यादा आपको यहाँ मिलेंगे। दूसरी चीज़ क्या महाराष्ट्र में, दैट कि इधर आपके पास ट्रांसपोर्टेशन के भी अच्छे मीन्स हैं, तो आराम से ट्रांसपोर्टेशन भी हो पाता है यहाँ पे। तो कोऑपरेटिव्स यहाँ पे आराम से सेटअप हो पाते हैं, एक इंडिविजुअल भी सारा बिजनेस कर पाता है। आगे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, तो सबसे पहले हम देखेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़। अब मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो कि मिनरल को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करती हैं, जो कि मिनरल को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करती हैं। तो you can define them as industries that use minerals and metals as raw material are called mineral based industries। ये आ सकता है आपका as वन मार्कर, ये पर्टिकुलर पार्ट आ सकता है आपका वन मार्कर के लिए। फिर आ सकता है एक्सप्लेन देम या क्लासीफाई देम। तो सबसे पहले आप लिखोगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री क्या है, बेसिक इंडस्ट्री है, सिंस ऑल अदर इंडस्ट्रीज हैवी और मीडियम और लाइट डिपेंड ऑन इट फॉर देयर मशीनरी। देखो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का मेन वर्क क्या है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का मेन काम क्या है, प्रोडक्शन ऑफ मशीनरी। बहुत मशीन्स बनाती हैं ये, प्रोडक्शन ऑफ मशीनरी बहुत होता है यहाँ पे। अब मशीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर एवरी इंडस्ट्री। कोई भी इंडस्ट्री हो मशीन्स तो चाहिए होंगी। आपको पता है कि इंडस्ट्रीज़ को हम हैवी इंडस्ट्रीज़ भी कह सकते हैं, हम मीडियम भी कह सकते हैं, और लाइट है ना, लाइट भी है, हाँ, और लाइट भी कह सकते हैं। हैवी होती है जहाँ पे रॉ मटेरियल प्लस
जो प्रोडक्ट आता है वो हैवी होता है, वो हैवी होता है। मीडियम में क्या होता है, आप ऐसे ही कह सकते हो, जहाँ पे रॉ मटेरियल और जो प्रोडक्ट बनता है वो मीडियम वेट का होता है। और लाइट में क्या है, हल्का सामान, हल्का सामान रॉ मटेरियल होता है। और प्रोडक्ट भी क्या होता है, हल्का होता है, लाइट होता है। राइट डाउन दिस मच ऑल्सो। ओके, और यहाँ का भी लिख लो आप लोग, है ना। ये भी लिख लेना। और ये भी लिख लो। ठीक है, तो सभी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो डिपेंडेंट होती हैं आयरन और स्टील इंडस्ट्री में, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप होना है तो मशीन तो उसे चाहिए होगी, वो मशीन आयरन और स्टील इंडस्ट्री से ही आती है। ठीक है, स्टील इज़ नीडेड टू मैन्युफैक्चर अ वैरायटी ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स। कोई भी आप डिवाइस बना रहे हो उसमें चाहिए होगी। कंस्ट्रक्शन मटेरियल में चाहिए होती है, जैसे कि कीलें चाहिए होती है, नेल्स चाहिए होती है, तो वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का ही पार्ट है। वेपन्स बनाने के लिए, डिफेंस के लिए, मेडिकल के लिए, दवाइयों में भी आयरन और स्टील का थोड़ा अमाउंट होता है। टेलीफोनिक, ठीक है, और साइंटिफिक इक्विपमेंट के लिए, और कई सारी और ऐसी चीज़ें हैं जो आयरन एंड स्टील की बनती है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ स्टील इज ऑफन रिगार्डेड एज द इंडेक्स ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट। कितना प्रोडक्शन हो रहा है आपके देश में स्टील का और कितना आपके देश में उसका कंजम्पशन है, इसे कहा जाता है इंडेक्स ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट। कितना आपने बनाया और कितना आपने कंज्यूम किया, तो वहाँ पे आपका आता है इंडेक्स ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट। आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, इनको हैवी इंडस्ट्रीज़ कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सारे रॉ मटेरियल्स हैं वो भी हैवी है, और जो फिनिश्ड गुड बन के आता है आयरन या स्टील की फॉर्म में वो भी हैवी है और बल्कि भी है। और इस वजह से इनको हैवी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती है। हल्का सामान नहीं है, भारी है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ये ट्रांसपोर्ट होता है, और इस वजह से ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन लगता है, हैवी ट्रांसपोर्टेशन लगता है। अब इसके देखते हैं हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हैं। मैं आपको बताती हूँ कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ स्टील, ओके, आयरन और कोकिंग कोल, लाइमस्टोन। रेशियो क्या है, रिमेंबर दिस, बता रहे हैं क्या है। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ स्टील, आयरन और कोकिंग कोल, और तीसरा लाइमस्टोन था ना। हाँ, 4:2:1, 4:2:1 कैसे लिखेंगे हम इसे। 4:2:1, ठीक है, ओके। आयरन और कोकिंग कोल, लाइमस्टोन, तीनों का रेशो है 4:2:1। फॉर हार्डनिंग इट, हार्डनिंग स्टील
what we use for hardening steel? What we use manganese. ठीक है, तो हार्डनिंग द स्टील वी नीड मैग्नीज. तो यहाँ पे हमने देखा ये सब. रिमेंबर दैट द फिनिश प्रोडक्ट ऑल्सो नीड एन एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क फॉर डिस्ट्रीब्यूशन. 4,000 का बिल लेके आया हूँ. So remember that the finished product also need an efficient transport network for their distribution to the market and the consumer. हमें यहाँ पे क्या बनाया है कि जो फिनिश प्रोडक्ट है इसको एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क चाहिए फॉर देयर डिस्ट्रीब्यूशन टू मार्केट एंड कंज्यूमर्स. ठीक है, मतलब एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन का नेटवर्क चाहिए होता है कि इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सको मार्केट में और कंज्यूमर्स तक. ठीक है, दैट मीन्स इट नीड गुड ट्रांसपोर्टेशन टू बी transported in the market and then to the consumers. 2018 में with 106.5 million tons of crude steel production, India ranked second amongst the world crude steel production. Crude steel होता है आपका impure steel. ठीक है, impure steel. तो 2018 में इंडिया ने 106 मिलियन टन्स क्रूड स्टील बनाया था और इसके साथ इंडिया सेकंड पोजीशन पे आया इन द वर्ल्ड अमंग द वर्ल्ड क्रूड स्टील प्रोड्यूसर्स. तो वर्ल्ड में जो क्रूड स्टील प्रोड्यूसर्स है उसमें सेकेंड नंबर पे इंडिया आया था. और अगर हम बात करें स्पॉन्ज स्टील की, क्रूड स्टील होता है वो स्टील जो कि इम्प्योर्ड हो, और हम बात करें स्पॉन्ज आयरन की, स्पॉन्ज आयरन होता है प्योर आयरन. स्पॉन्ज आयरन होता है प्योर आयरन. प्योर आयरन. ठीक है, प्योर आयरन. तो यहाँ पे आपको बताया गया है यहाँ पे है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पॉन्ज आयरन. स्पॉन्ज आयरन की प्रोडक्शन में इंडिया क्या है, लार्जेस्ट है. इंडिया इज लार्जेस्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ द स्पॉन्ज आयरन, दैट इज द प्योर आयरन. 2018 में per capita income consumption of steel in the country was only around 70.9 kg per annum against the world average of 224.5 kg. यहाँ पे ये बताया गया है कि इंडिया में प्रोडक्शन तो बहुत हो रही है आयरन की, लेकिन कंजम्पशन आयरन की बहुत कम है, आयरन एंड स्टील की. तो कंजम्पशन ऑफ स्टील कितना है, ओनली 70.9 kg है पर एनम. हम पूरे साल में 70.9 kg स्टील यूज़ कर रहे हैं. वर्ल्ड के एवरेज को अगर हम देखें तो वहाँ पे 224.5 kg स्टील जो है वो कंज्यूम किया जा रहा है. दिस द एवरेज ओके ऑफ द ऑल कंट्रीज़. जब ऑल कंट्रीज़ को आपने लिया एंड आपने उनका एवरेज निकाला कि किस देश में कितना कंजम्पशन लेवल है, तो इंडिया का 70.9 kg पर एनम था और जो एवरेज निकल के आया था वो 224.5 kg था. यानी इससे भी ज़्यादा ऐसे देश थे जो कि मतलब 224.5 kg इतना कंजम्पशन भी कई देश कर रहे थे और कई इससे भी ज़्यादा कंजम्पशन कर रहे थे, बिकॉज इट्स एवरेज. ओके, इससे ज़्यादा भी कर रहे थे. अब यहाँ पे अब आयरन एंड स्टील प्लांट्स हम देख रहे हैं, ये एग्ज़ाम में भी था. ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, आयरन एंड स्टील प्लांट्स आ रहे हैं. इसको हम याद करेंगे बट इस मैप से नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर स्टेट्स नहीं है. Most of the public sector undertaking market their steel through Steel Authority of India Limited. ये कंपनी है अपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सरकारी है, सेल इसका नाम है. तो यहाँ पे क्या है, सबसे ज़्यादा जो है स्टील प्रोडक्शन हो रहा है. ठीक है, नाइनटीन 50 में चाइना एंड इंडिया प्रोड्यूस्ड ऑलमोस्ट सेम क्वांटिटी ऑफ स्टील.
1950 की बात है कि इंडिया ने भी और चाइना ने भी जो स्टील प्रोड्यूस किया था वो सेम क्वांटिटी में था, लेकिन आज चाइना इंडिया से आगे निकल गया है। अब वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील बन गया है। चाइना इज़ ऑल्सो वर्ल्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ स्टील। इसका प्रोडक्शन और इसका कंजम्पशन दोनों ही दुनिया का लार्जेस्ट है। सबसे ज़्यादा कंज्यूम भी कर रहा है, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस भी कर रहा है। ठीक है। छोटा नागपुर प्लेट्यू region has maximum concentration of iron and steel industries. Why? छोटा नागपुर प्लेट्यू पे क्यों है कि आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज? Reasons. Because of relative advantage of the region, advantage this region has for development of this industry. These include, अब यहाँ पे लो कॉस्ट ऑफ आयरन ओर है, क्योंकि यहाँ पे आपको आयरन ओर मिलता है प्लेट्यू के नीचे, तो आयरन ओर यहाँ पे मिल जा रहा है, इसलिए रॉ मटेरियल का खर्चा कम हुआ। हाई ग्रेड ऑफ रॉ मटेरियल इन प्रॉक्सिमिटी, बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल है, हाई ग्रेड का है, अच्छी क्वालिटी भी है रॉ मटेरियल की, और प्रॉक्सिमिटी में भी है, बहुत सारा भी है। ठीक है। चीप लेबर भी है यहाँ पे, और वास्ट ग्रोथ पोटेंशियल इन होम मार्केट, और यहाँ पे क्या है कि इसके आसपास का मार्केट भी बहुत अच्छा है, तो इस वजह से यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ है। इंडिया क्या है, इम्पोर्टेंट आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री है वर्ल्ड में, लेकिन अभी भी इसको कुछ दिक्कतें हैं जो फेस करनी पड़ रही हैं। पहली, हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोल। कोकिंग कोल नहीं है। आपने देखा था क्या क्या चाहिए, आयरन ओर चाहिए, कोकिंग कोल चाहिए, लाइमस्टोन चाहिए। यहाँ पे आयरन ओर भी है, लाइमस्टोन भी है, कोकिंग कोल नहीं है, इसको बाहर के देशों से मंगवाया जा रहा है। लिमिटेड अवेलेबिलिटी और हाई कॉस्ट है कुकिंग कोल की। सेकेंड पॉइंट, लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। लेबर क्या है, बड़ी आलसी है, काम नहीं करती है। ठीक है। इर्रेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, यानी पावर सप्लाई यहाँ पे कम है। यहाँ पे जो पावर सप्लाई है वो कम है, बहुत कम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है टाइमली। और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल्सो एन इशू। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो कौन कौन सी चीज़ें देखी हमने? कोकिंग कोल की अवेलेबिलिटी नहीं है इतनी, लिमिटेड अवेलेबिलिटी और हाई कॉस्ट है इसकी। लो प्रोडक्टिविटी बाय द लेबर, काम नहीं करना चाहते वर्कर्स ना। और तीसरा इशू क्या है, दैट पावर सप्लाई अच्छी नहीं है। पावर सप्लाई क्या है, इज़ वेरी इरेगुलर या पुअर। और चौथा पॉइंट क्या है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे से सेटअप नहीं हो रखी है इंडस्ट्रीज। ठीक है। दीज पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट एंड दीज आर इम्पॉर्टेंट टू बी नोटेड। उसके बाद यहाँ पे क्या है, वी ऑल्सो इम्पोर्ट। अब इंडिया में कुछ चीज़ इम्पोर्ट भी हो रही है, दैट इज़ द गुड क्वालिटी स्टील फ्रॉम अदर कंट्रीज़। इंडिया अच्छा क्वालिटी स्टील ले रहा है दूसरे देशों से। However, the overall production of the steel is sufficient to meet our domestic need. हम इंडिया में अगर बात करें तो हम इम्पोर्ट तो कर रहे हैं गुड क्वालिटी स्टील को, लेकिन जो इंडिया स्टील प्रोडक्शन कर रहा है वो सफिशिएंट है टू मीट इट्स डोमेस्टिक नीड, यानी इंडिया जितना स्टील बना रहा है वो उसकी ज़रूरतों के हिसाब से पूरा है, बट फिर भी हम कई बार इम्पोर्ट कर रहे हैं गुड क्वालिटी स्टील को। तो क्या बोला कि वी हैव सफिशिएंट स्टील फॉर आवर डोमेस्टिक नीड्स, बट देन ऑल्सो वी import some good quality steel from the other countries. अब liberalization and foreign direct investment, लिबरलाइजेशन हुआ और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी मल्टीनेशनल इंडस्ट्रीज़ ने अब इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया है दूसरे देशों में। इससे क्या हुआ है, इंडस्ट्रीज़ बहुत बूस्टअप हुई हैं।
have given a boost up to the industry with effort of private entrepreneurs. प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स है, जो सारे मल्टीनेशनल कंपनीज को सेटअप कर रहे हैं वो सब क्या है, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स है। क्योंकि सरकारी अगर होती है तो वो अपने देश तक लिमिटेड होती है, लेकिन कोई अगर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर है तो वो दुनिया में किस भी हिस्से में चाहे वहाँ पर जाकर वो इंडस्ट्री सेटअप कर सकता है। तो लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी दूसरे देशों के एंटरप्रेन्योर्स ने इंडिया में आकर के क्या किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, और दूसरे देशों की कंपनियां जो है वो इंडिया में आके लगी हैं। तो इससे क्या हुआ है, हैव given a boost to the industry with the effort of the private entrepreneurs. There is a need to allocate resources for research and development to produce steel more competitively. There is a need to allocate resources को allocate करना। तो ये अब यहाँ पे बोलते हैं कि बहुत ज़रूरी है कि आप जो रिसोर्सेज है जैसे आयरन और कोकिंग ओर, इसको प्रॉपरली ढूंढा जाए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो इससे क्या होगा, अगर हम रिसोर्सेज को एलोकेट करेंगे तो देन इट वुड प्रोड्यूस मोर स्टील, ज़्यादा स्टील प्रोडक्शन होगी एंड इट वुड मेक द कॉम्पिटिशन मोर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया था, येस, तो देयर इज़ अ नीड टू एलोकेट रिसोर्सेज, कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को इकट्ठा किया जाए फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिससे कि रिसर्च हो सके, डेवलपमेंट हो सके, टू प्रोड्यूस स्टील मोर कॉम्पिटिटिवली, और ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह से स्टील बनाया जा सके। सिंपल सी बात क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज जैसे आपके मान लो कोई भी रिसोर्स मान लो जो कि हेल्प करे आपकी स्टील की प्रोडक्शन में। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। अच्छा, एल्यूमिनियम बनता किसका है, बनता है ये, बताइए किसका बनता है, अगर नहीं पता तो बताते हैं आपको, बॉक्साइट का, इज़ मेड अप ऑफ बॉक्साइट। ठीक है, अब एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग क्या है, सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है इंडिया की। तो इंडिया की सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटलर्जिकल, यानी जहाँ पे मेटल्स तैयार किए जाते हैं, तो ऐसी इंडस्ट्री है हमारी एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री। ये लाइट रेजिस्टेंट टू कोरोजन, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। एल्यूमिनियम के बारे में हमें पता है कि अब यहाँ पे इन्होंने लाइट बताया है, मतलब हल्का होगा, ठीक है, हमें नहीं पता था। रेजिस्टेंट टू कोरोजन, तो ये एक ऐसा मेटल है जो कि कोरोड नहीं होता है, ठीक है, जो कोरोजन नहीं करता। ठीक है, रेजिस्टेंट टू कोरोजन यानी कि ये कोरोड नहीं होता जल्दी। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेलिएबल। हमें एल्यूमिनियम की शीट्स दिखती हैं तो हमें पता है इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल कि दे आर मेलिएबल, दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट एंड बिकम स्ट्रॉन्ग व्हेन इट इज़ मिक्सड विद अदर मेटल्स। और एल्यूमिनियम को जिससे और मेटल के साथ मिला दोगे तो ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर। अब ये कहाँ कहाँ काम आता है, एयरक्राफ्ट में, यूटेंसिल्स में, वायर्स में। यूटेंसिल्स में हमने देखा है, सुना है, वायर्स में भी और एयरक्राफ्ट में भी। इट हैज़ गेन्ड पॉपुलैरिटी एज अ सब्सटीट्यूट ऑफ स्टील, कॉपर, जिंक, लेड। देखो, स्टील हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया, इनमें से कुछ क्या है, बहुत ज़्यादा कोरोड हो जाते हैं, यानी इन पे रिएक्शन हो जाता है दूसरे मेटल्स का, मतलब रिएक्शन हो जाता है ऑक्सीजन का, और फिर ये कोरोड होता है। कॉपर का कोरोजन सुना है आपने, जिसमें जो कॉपर है उसके ऊपर ग्रीन सी कवरिंग आ जाती है ना। तो बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं जो कि कोरोड हो जाते हैं, लेकिन स्टील एक ऐसा एल्यूमिनियम जो है वो कोरोड नहीं होता है ना, वो कोरोड नहीं होता है। और बहुत से अदर रीजंस भी हैं वाई इट हैज़ बीन यूज्ड एज अ सब्सटीट्यूट ऑफ स्टील, कॉपर, जिंक, लेड एक्सेट्रा। तो कई सारी इंडस्ट्रीज़ में पहले स्टील को यूज़ करते थे, कॉपर यूज़ करते थे, जिंक और लेड को यूज़ करते थे, बट अब ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ में मशीनरी के तौर पे किसे यूज़ किया जा रहा है, एल्यूमिनियम को यूज़ किया जा रहा है।
एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट इन द कंट्री आर लोकेटेड, कहाँ पर इसके प्लांट्स लोकेटेड है, क्योंकि हमारे एग्जाम में कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। इट्स वेरी गुड, वी आर लकी। हमें इतने नाम याद नहीं करने, दो याद रखेंगे। एक हम याद रख सकते हैं उड़ीसा, और दूसरा हम याद रख सकते हैं, पास का ही ले लेते हैं, वेस्ट बंगाल। उसके अलावा यहाँ पे केरला भी है, उत्तर प्रदेश भी है, छत्तीसगढ़ भी है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र भी है और तमिलनाडु भी है। ठीक है, तो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। ठीक है, आप इनको पेयर में भी याद कर सकते हैं, जैसे उड़ीसा जो है और वेस्ट बंगाल जो है ये अपने पास पास है बिल्कुल, तो ये आप एक साथ एक ग्रुप में डाल लो। फिर यूपी और छत्तीसगढ़ और यूपी छत्तीसगढ़ को और महाराष्ट्र को एक ग्रुप में डाल लो। यूपी, छत्तीसगढ़ और जो महाराष्ट्र है उसको एक ग्रुप में डाल लो। फिर तमिलनाडु बचेगा और केरला बचेगा, इसे एक ग्रुप में डाल लेंगे। अब बॉक्साइट क्या है? ये रॉ मटेरियल है जो कि स्मेल्ट किया जाता है और फिर बनाया जाता है एल्यूमिनियम। ठीक है, तो बॉक्साइट इज़ अ रॉ मटेरियल यूज्ड इन द स्मेल्टर, इज़ अ वेरी बल्की ए डार्क रेडिश कलर्ड रॉक। बॉक्साइट के बारे में बताया जाता है, यूज्ड इन द स्मेल्टर, इसे स्मेल्टर में डालते हैं, फिर इसे स्मेल्ट करते हैं। और ये जो बॉक्साइट है बड़ा बल्की है, भारी होता है, रेडिश कलर का होता है ये, और डार्क रॉक मतलब रेडिश कलर रॉक होती है। ठीक है, नाउ द फ्लो चार्ट गिवन बिलो शोज द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एल्यूमिनियम। आपको एल्यूमिनियम की मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस दिखा रखा है। रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एन एश्योर्ड सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एट मिनिमम कॉस्ट, दे आर द टू प्राइम फैक्टर्स फॉर द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री। किसी इंडस्ट्री को लोकेट होना है तो उसको इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से चाहिए होगी और रॉ मटेरियल जो भी हो वो ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में मिल जाए। तो यही आपकी एल्यूमिनियम इंडस्ट्री को सेटअप होने के लिए चाहिए कि बॉक्साइट का अच्छा खासा क्वांटिटी मिले और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो। तो रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एश्योर्ड सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, की अच्छे से रॉ मटेरियल आपको अवेलेबल होगा। ये दो चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है, प्राइम फैक्टर्स है फॉर लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री। इधर आपको क्या बताया है कि आप 4 to 6 टन बॉक्साइट लोगे, 2 टन एल्यूमिनिया एक रॉक है। ठीक है, 2 tons ऑफ एल्यूमिना विल गिव यू 1 ton ऑफ एल्यूमिनियम। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में हम केमिकल इंडस्ट्रीज़ में फर्टिलाइज़र्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, एंड ये सारे हम जानेंगे कि क्या आते हैं आपकी केमिकल इंडस्ट्री में। तो केमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया इज़ वास्ट ग्रोइंग एंड डाइवर्सिफाइंग। बहुत मतलब केमिकल इंडस्ट्रीज़ बहुत बढ़ रही हैं इंडिया में और बहुत अलग अलग तरह के केमिकल्स बना रही हैं। तो ये वही इंडस्ट्री जो केमिकल्स बनाती है। इट कंप्राइजेज बोथ लार्ज एंड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। केमिकल इंडस्ट्रीज लार्ज स्केल पे भी हो सकती है, स्मॉल स्केल पे भी हो सकती है। रैपिड ग्रोथ हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन बोथ और इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सेक्टर। जो केमिकल इंडस्ट्रीज हैं वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दो तरह की हैं। इनऑर्गेनिक केमिकल्स इंक्लूड सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ठीक है, नाइट्रिक एसिड हो गया, एल्कलीज हो गए, सोडा ऐश हो गया, ठीक है, कॉस्टिक सोडा हो गया। इन सब चीज़ों की प्रोडक्शन करती है क्या क्या? सल्फ्यूरिक एसिड की, नाइट्रिक एसिड की, एल्कलीज की, सोडा ऐश की, कास्टिक सोडा की। ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं वाइडली स्प्रेड हैं ओवर द कंट्री। नाउ व्हाई डू यू थिंक इट्स सो? ऑर्गेनिक केमिकल्स, हाँ, अब यहाँ पे क्या है, ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं दे आर वाइडली स्प्रेड ओवर द कंट्री। ऐसा क्यों है, आपको क्या लगता है? तो अब देखो, ऑर्गेनिक केमिकल्स इंक्लूड पेट्रोकेमिकल्स। ऑर्गेनिक केमिकल्स में जैसे पेट्रोकेमिकल्स आ गए, वो केमिकल्स जो पेट्रोल बना रहे हैं, विच आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, सिंथेटिक रबर्स, प्लास्टिक, डाई स्टफ, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स।
तो ऑर्गेनिक केमिकल्स में आपके वो केमिकल्स आ गए जिसमें आपने सिंथेटिक फाइबर मैन्युफैक्चर किया, रबर मैन्युफैक्चर किया, प्लास्टिक मैन्युफैक्चर किया, डाई स्टफ यानी डाई करने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स। ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट लोकेटेड होते हैं ऑयल रिफाइनरीज या पेट्रोकेमिकल प्लांट्स के पास, क्योंकि इसमें ये पेट्रोकेमिकल्स और ऑयल रिफाइनरीज बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़ में सबसे बड़ा जो रॉ मटेरियल है वो पेट्रोकेमिकल होता है। ठीक है, केमिकल इंडस्ट्री इज़ इट्स ओन लार्जेस्ट कंज्यूमर। केमिकल इंडस्ट्रीज़ अपनी सबसे बड़ी कंज्यूमर है, मतलब जो केमिकल्स बनते हैं वो खुद ही यूज़ कर लिए जाते हैं केमिकल इंडस्ट्रीज़ के द्वारा और केमिकल्स तैयार करने के लिए। बेसिक केमिकल अंडरगो प्रोसेसिंग टू फर्दर प्रोड्यूस अदर केमिकल। जो एक केमिकल बना उसमें प्रोसेसिंग किया जाएगा टू मेक अदर केमिकल्स दैट आर यूज फॉर द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, एग्रीकल्चर और डायरेक्टली फॉर द कंज्यूमर मार्केट। तो केमिकल्स जो बनते हैं वो फिर केमिकल्स को प्रोसेस कर दिया जाता है और एक नया केमिकल तैयार कर दिया जाता है। तो उस तरह से क्या होता है कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए एंड एग्रीकल्चर के लिए और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंज्यूमर्स के लिए चले जाते हैं ये मार्केट में केमिकल्स। डायरेक्टली तो कंज्यूमर्स भी जा सकते हैं, एग्रीकल्चर के लिए भी जा सकते हैं, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए भी जो केमिकल्स है वो यूज़ कर लिए जाते हैं। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री केमिकल इंडस्ट्री में ही आती है। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री इज सेंटर्ड अराउंड द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, phosphate fertilizers, ammonium phosphate and complex fertilizers which have a combination of nitrogen, phosphate, potash. फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री क्या है, कहाँ पे सेंटर्ड है ये, अराउंड द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, है ना, फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स एंड अमोनियम फॉस्फेट। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री इज सेंटर्ड अराउंड द प्रोडक्शन ऑफ, किस चीज़ की प्रोडक्शन करती है ये, नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र्स की, फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र्स की और अमोनियम फॉस्फेट की। ठीक है, और कुछ कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र्स की विच हैव कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फेट एंड पोटैश। ठीक है, नाउ थर्ड दैट इज़ पोटैश इज़ एंटायरली इम्पोर्टेड। पोटैश का इंडिया में इम्पोर्ट होता है, उसके बाद फिर इससे फर्टिलाइज़र्स बनाए जाते हैं, क्योंकि इंडिया में ऐसा कोई रिज़र्व नहीं है जहाँ पे पोटैश बने। सो एज द कंट्री डज नॉट हैव एनी रिजर्व ऑफ कमर्शियली यूजेबल पोटैश और पोटेशियम कंपाउंड्स इन एनी फॉर्म, हमारे पास नहीं है पोटैश और पोटेशियम। ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे ये जो इंडस्ट्री थी एक्सपेंड होती है टू सेवरल अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री। अब ये सबसे ज़्यादा कहाँ एक्सपेंड होती है, जहाँ फर्टिलाइजर्स की वहाँ ज़रूरत होती है जहाँ एग्रीकल्चर होता है, दैट इज़ द नॉर्दर्न प्लेन। तो आपको क्या लिखना है, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरला, यहाँ पे क्या है, कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स हाफ ऑफ द फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन। यहाँ पे बहुत फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन होती है इंडिया में, हाफ ऑफ द प्रोडक्शन जो है फर्टिलाइज़र की वो इन जगहों पे होती है। अदर सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर्स आर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, आसाम, वेस्ट बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। जितने नाम याद रहे उतना सही है। सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट क्या है, एसेंशियल है फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज सच एज बिल्डिंग हाउस, फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, रोड्स, एयरपोर्ट, डैम्स एंड फॉर द कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट। सीमेंट एसेंशियल है, ये भी केमिकल इंडस्ट्री में आ रहा है, फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, जैसे बिल्डिंग करना है, घर, बिल्डिंग हाउस, फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, जो भी बनाना है चीज़ों को तो वो आप सीमेंट से ही बनाते हो। ये जो इंडस्ट्री है ये रिक्वायर्स बल्की एंड हैवी रॉ मटेरियल। इसमें जो रॉ मटेरियल होता है बल्की और हैवी होता है। क्या क्या होता है रॉ मटेरियल, लाइमस्टोन, सिलिका एंड जिप्सम। जिप्सम तो आपको पता ही है क्या है, ठीक है, लाइमस्टोन और सिलिका, जिप्सम, ये तीन चीज़ें चाहिए होती हैं जो कि हैवी रॉ मटेरियल हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट। कोल और इलेक्ट्रिक पावर भी चाहिए होते हैं अपार्ट फ्रॉम द रेलवे ट्रांसपोर्ट। तो कोल एंड इलेक्ट्रिक पावर आर ऑल्सो नीडेड अपार्ट फ्रॉम रेलवे ट्रांसपोर्टेशन। रेलवे ट्रांसपोर्टेशन तो चाहिए ही और कोल एंड इलेक्ट्रिक पावर भी चाहिए। तो कोल एंड इलेक्ट्रिक पावर की ज़रूरत रेलवे ट्रांसपोर्टेशन के अलावा भी यहाँ पे पड़ती है।
Industry has strategically located plants in Gujarat and have suitable access to the market of in Gulf countries. तो इसके प्लांट्स गुजरात में बहुत ज़्यादा हैं और ये मार्केट जो है हमारी सीमेंट इंडस्ट्री का वो गल्फ़ कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा है। जो पहला सीमेंट प्लांट लगा था वो चेन्नई में लगा था 1904 में। इंडिपेंडेंस के बाद जो इंडस्ट्री है वो बढ़ती गई ये वाली अपने एग्रीकल्चरल मतलब ये फर्टिलाइजर सीमेंट इंडस्ट्री। Improvement in the quality has found the produce a readily available market in East Asia, Middle East, Africa and South Asia. तो अब यहाँ पे क्या है, इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी हैज़ फाउंड द प्रोड्यूस ऑफ रीडली अवेलेबल मार्केट। अब हमारे इंडियन सीमेंट इंडस्ट्री ने इतनी अपनी क्वालिटी इम्प्रूव की है कि अब मार्केट ईस्ट एशिया में भी आ गया है। मतलब अब जो डिमांड है हमारी सीमेंट इंडस्ट्री ने जो सीमेंट बनाया है उसकी ईस्ट एशिया में भी चली गई है, मिडिल ईस्ट में भी है, अफ्रीका में है, साउथ एशिया में भी है। अपार्ट फ्रॉम लार्ज डिमांड विद इन द कंट्री में तो है, उसके अलावा भी बहुत से अदर देशों में इंडिया में जो सीमेंट बन रहा है उसकी डिमांड है। ये जो इंडस्ट्री है इज़ डूइंग वेल इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज एक्सपोर्ट। ये इंडस्ट्री प्रोडक्शन भी अच्छा कर रही है और एक्सपोर्ट भी अच्छा हो रहा है इसका। एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू जनरेट एडोकेट डोमेस्टिक डिमांड एंड सप्लाई इन ऑर्डर टू सस्टेन दिस इंडस्ट्री। तो एफर्ट डाले गए हैं कि सही तरह से सीमेंट का इस्तेमाल हो, है ना, जनरेट इक्वाटिक डोमेस्टिक डिमांड, एडवोकेट डोमेस्टिक डिमांड, यानी कि जो डिमांड है वो इंडिया के अंदर वो एडवोकेटली बढ़े एंड सप्लाई इन ऑर्डर टू सस्टेन दिस इंडस्ट्री। और जितनी डिमांड बढ़ रही है उतनी ही जो इंडस्ट्री है वो सीमेंट की प्रोडक्शन करती जाए और सप्लाई करती जाए